तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनर्शिया के बाद व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। सी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। First law of Newton states that if a particle is at its state of rest, अगर कोई पार्टिकल अपने स्टेट पे है, रेस्ट की स्टेट में, या तो वो अपने मोशन की स्टेट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक मूविंग कार हो सकती है, एक बाइक हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है, एक इंसेक्ट हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो सकता है वो मोशन में हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमें जो चीज याद रखनी है दैट इज that if a particle is at rest or in the state of uniform motion, it will continue to be in that same state. It will continue to be in that same state until and unless an external unbalanced force is applied on it. Until and unless an external unbalanced force is applied on it. ठीक है, तो एक पार्टिकल अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चौक की बात करूं तो चौक को मैंने अपने हाथ पे प्लेस किया, समथिंग लाइक दिस। सो दिस चौक विल रिमेन एट रेस्ट थ्रू आउट इट्स मोशन। ये अपने पूरे के पूरे टाइम पे ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये न्यूटन ने कहा। कब तक रेस्ट पे रहेगा? तब तक जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के इसको हटा ना दे। ठीक है, तो हम जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस ना कर दें तब तक ये अपने रेस्ट के पोजीशन पे ही रहेगा। दिस वाज स्टेटेड बाय न्यूटन। ये चीज आई कहां से? तो बेसिकली अपन ने जो पिछली क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी थी दैट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया में भी तो यही चीज पढ़ा था दैट अ बॉडी शोज पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन और a body shows resistance to the change in state, that is what inertia। तो inertia से ही ये चीज निकल के आई, इसलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है? कभी कभार लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखने की बात क्या है? द थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इज दिस दैट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में हो, वो कंटिन्यू उसी स्टेट में ही रहना चाहेगा अनटिल अनलेस हम उस पर एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। अभी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स को भी अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि दो बॉडी पे दो तीन डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस अगर मैं लगा दूं तो बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस कंडीशन। ठीक है, अगर मैं एक तरफ से फोर्स लगाऊं दूसरी तरफ से भी फोर्स लगाऊं और एक तरफ से फोर्स ज्यादा रहे तो बॉडी एक पर्टिकुलर तरफ चलने लग जाती है, बॉडी की स्टेट में चेंज दिखता है, एंड दैट फोर्स वाज अनबैलेंस्ड फोर्स। सो यहां पर न्यूटन के लॉ से हमें याद क्या रखना है? क्या याद रखना है? ए बॉडी एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म motion will continue to be in that same state until and unless an external unbalanced force is applied on it. So until and unless an external unbalanced force is applied on it। यहीं से बेटा याद क्या रखना है कि अगर मैं बैलेंस फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा दूं, मान लो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, इस पे मैंने दो तरफ से फोर्सेस लगा दिए, एफ फोर्स यहां से भी, एफ फोर्स यहां से भी, और इसको पुश करने लगा दोनों तरफ से। सो व्हाट विल हैपन टू दिस बॉक्स? आप क्लियरली सोच सकते हैं कि ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये बॉक्स अपनी ही जगह पे पड़ा रहेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा जैसे रेस्ट पे था। क्या समझ में आता है? दैट द नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज जीरो। देन नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज जीरो। न्यूटन कहता है कि अगर उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे तो उसकी स्टेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट ओनली, एंड अगर ये मोशन में है
तो ये मोशन में ही रहेगा। कैसे मोशन में? कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में। सो इफ अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन then it will remain in that same state। तो यहां लिख सकते हैं अपन remain in same state, ठीक है। पार्टिकल एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन सेम स्टेट अगर उस पर कैसा फोर्स लगा दिया जाए? बैलेंस फोर्सेस लगा दिया जाए, नेट फोर्स 0 लगा दिया जाए। सो अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन में है, और मैं उस पर दोनों तरफ से 200 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, 200 न्यूटन पीछे से भी लगा दूं, 200 न्यूटन आगे से भी लगा दूं। अब क्लियरली आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि क्योंकि सर वो यूनिफॉर्म मोशन में था, न्यूटन कहता है यूनिफॉर्म मोशन वाला यूनिफॉर्म ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। हमने फोर्सेस लगाए, लेकिन फोर्सेस कैसे थे? बैलेंस थे। बैलेंस फोर्सेस की कंडीशन में बॉडी के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ये चीज याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या चीज पूछी गई कि अगर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रहा है और आपने उस पर 200 न्यूटन आगे से और पीछे से एक साइमल्टेनियसली लगा दिया, तो नेट फोर्स 0 होने के कारण उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो यूनिफॉर्म मोशन में था, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। फटाफट बताइए फर्स्ट लॉ सबको क्लियर हुआ कि नहीं? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल देखते हैं अपन। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है स्पेस में सैटेलाइट्स का मूवमेंट। सैटेलाइट्स जब स्पेस में अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में होते हैं तो वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। उसको कोई वहां जाके चला थोड़ी ना रहा है, किसी ने पकड़ के ऐसे घुमा थोड़ी ना रहा है सैटेलाइट को। Why this is happening? Because there is no atmospheric, we can say, resistance or atmosphere friction force by the air। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई उसको रोकने वाला एलिमेंट ही नहीं। तो एक बार हमने उसे चला दिया तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। स्पेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर दूं तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो किस में रहेगा? सेम स्टेट में रहेगा। ये न्यूटन ने बोला था और ये बिल्कुल फॉलो होता है। फिर आप बोलोगे कि सर हम जब फुटबॉल को ग्राउंड पे ऐसे किक करते हैं, ये फुटबॉल थी, यहाँ पर इसको किक किया तो थोड़ी देर बाद जाके ये रुक जाती है। रुक क्यों जाती है? बिकॉज यहाँ पर हवा भी अपनी तरफ से एक ड्रैग फोर्स लगा रही है, यहाँ पर ग्राउंड भी एक फ्रिक्शन लगा रहा है, ग्राउंड भी एक फ्रिक्शन लगा रहा है, हवा यहाँ पर ड्रैग फोर्स लगा रही है। अरे बात समझ में? अगर ये चीजें नहीं होती तो एक बार मैं फुटबॉल को किक करता और वो 100% वो चलती ही जाती है थ्रू आउट टाइम, कभी नहीं रुकती। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। एंड कांस्टेंट स्पीड पे अगर मैं बैलेंस फोर्सेस की कंडीशन लगा दूं तो नेट फोर्स 0 एंड जो स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। फटाफट बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? दिस फर्स्ट लॉ, यस और नो? फास्ट रेज हैंड्स। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन कि क्लास के अंदर किसी भी बच्चे की, कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसकी कॉपी चेक नहीं हुई है तो आप मुझे आफ्टर दिस क्लास, मेरी क्लास के बाद आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? और किसी को ऐसा लगता है कि हाफ एंड की कॉपी चेक नहीं हुई, आप कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद अपन सारी बात करते हैं। चलिए, सो यहां तक तो अपन ने देखा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के बाद नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड व्हिच इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। फर्स्ट लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ। कैसे? सेकंड लॉ हमें बात करता है मोमेंटम के बारे में। हमें बात करके बताता है कि भाई एक नई क्वांटिटी है व्हिच इज नोन एज मोमेंटम व्हिच डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। कैसे डिपेंड करता है? आप खुद सोचो, एक इमेजिन करने की कोशिश करो। एक तरफ तो मैं आपको एक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही ईंट से थ्रो करके मारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मेरा एक फ्रेंड था, सामने खड़ा था, मैंने उसको एक ईंट उठाई उसकी तरफ, एक ब्रिक उठाई और थ्रो कर दिया उसकी तरफ। अब जब वो ब्रिक उसको हिट करेगी तो उसको थोड़ी चोट लगेगी, लेकिन फेटल नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जिस चीज से थ्रो किया उसका मास भी ज्यादा नहीं था, उसकी वेलोसिटी भी धीरे ही थी। उसको चोट लगी, थोड़ा सा खून वून निकला, ठीक हो गया। लेकिन अगर सेम वेलोसिटी से ट्रक आके उसको हिट कर दे, अगर सेम वेलोसिटी से एक ट्रक आके उसको हिट कर दे तो उसको ज्यादा फेटल इंजरीज हो सकती है। हो सकता है कि
काम भी हो जाए। तो समझने वाली बात यहां पर क्या है, दैट अगर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करूं जिसका मास कम है, तो ऑब्वियसली उससे होने वाला इम्पैक्ट जो है वो भी क्या रहता है, कम रहता है। अगर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करूं जिसका मास बहुत ज्यादा था, तो उससे होने वाला इम्पैक्ट भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसी के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। दिस क्वांटिटी विच डिसाइड्स द इम्पैक्ट, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि हमें बताए मोमेंटम के बारे में, हमें बताए मोशन के बारे में कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर कम क्वांटिटी है। अगर एक ट्रक चलता हुआ रहा तो ऐसा लगता है कि उसके पास मोशन ज्यादा है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ ट्रक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ ब्रिक। एक ईंट से कंपेयर करूं एक ट्रक को, तो ट्रक में ज्यादा दिखता है, ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स मास, ठीक है। अगर मैं दो ईंट ले लूं सेम, और एक को बहुत तेज थ्रो करूं, एक को धीरे से थ्रो करूं, तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा, जिसको अपन ने बहुत तेज थ्रो किया वो आगे जाके ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, बहुत ज्यादा चोट भी लगा सकती है। लेकिन जिसको मैं धीरे से थ्रो कर दूंगा उससे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो बेसिकली द पैरामीटर्स व्हिच आर डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन कंटेन्ड है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन व्हिच इज कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। तो इस चीज का ध्यान रखना। नाउ मोमेंटम की डेफिनेशंस बुक में क्या लिखी होती है, तो बुक्स में आपको ये वाली डेफिनेशन भी मिलेगी। बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा दिखेगा दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम। सो यहां पर अपन लिखते हैं सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले लेट अस सी व्हाट इज मोमेंटम। सी बहुत जरूरी है बेटा, इस चीज की फील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोमेंटम समझ में आ गया तो आप लोगों को फोर्स कैसा लगता है ये भी समझ में आ जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बुक्स में लिखा होता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो momentum basically depends on two different quantity, mass and velocity. Momentum is represented by small p vector. So p vector is equal to mass into velocity vector, and this is the momentum. This is the momentum. Now the second thing is, न्यूटन कहते हैं कि मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगेगा। अब मान लो कि एक ये चौक आई, ठीक है, ये चौक आके किसी से टकराती है, तो फोर्स कब अप्लाई करेगी। इस चौक को मैं किसी स्टूडेंट पे जो कि आवाज कर रहा था उस पर मैंने उस पर थ्रो किया, थ्रो करते ही ये चौक जब जाके उस स्टूडेंट से टकराएगी तो देयर विल बी सम चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये बहुत तेज चलते हुए आ रही थी, ये टकराने के बाद रुक जाती है, ठीक है। हो सकता है कि टकराने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि ये रुक जाए। तो जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज कैसे आया, देखिए शुरुआत में मास इनटू वेलोसिटी ये बहुत ज्यादा था क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा थी, ठीक है, इसीलिए मोमेंटम भी ज्यादा दिखा मुझे। मान लेते हैं कि टकराने के बाद ये रुक जाती है चौक, एकदम से चौक रुक गई, दैट मीन्स एकदम से मोमेंटम कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो इनिशियली द वेलोसिटी वाज मोर, सो द मोमेंटम वाज मोर, एंड फाइनली द मोमेंटम बिकम्स जीरो। न्यूटन क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं कि जितना मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा, दोबारा सुनो, जितना मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा उतना बॉडी पे फोर्स लगेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, एग्जामिनेशन में पूछा गया कि जो फोर्स है, ठीक है, एनटीएससी में भी पूछा गया है सेम क्वेश्चन। फोर्स जो है ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन मास, it depends on number two velocity, it depends on number three change in momentum, and all of the above, ठीक है। तो इसने आपको कंफ्यूजिंग से ऑप्शन दे दिया, इसने बोला फोर्स मास पे डिपेंड करेगा, हम सोचेंगे यार जो ज्यादा फोर्स तो वही लगाएगा ना जिसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, और गलत हो जाएगा ऑप्शन नहीं,
ठीक है, फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। हम सोचेंगे यार किसी ऑब्जेक्ट को तेज फेंको तो ज्यादा लगती है, धीरे फेंको तो कम लगती है, हम बी टिक कराएंगे जो कि गलत होगा। हम ये सोचेंगे कि यार चेंज इन मोमेंटम, यार न्यूटन ने तो बोला था चेंज इन मोमेंटम होता है, दैट मीन्स ये तो है ही, तो अपन ऑल ऑफ दीज टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, न्यूटन ने बोला मास और वेलोसिटी के बारे में तो है ही है, लेकिन द फोर्स विच इज एक्टिंग, the force which is acting, that totally depends upon one thing and one thing only, which is change in momentum. चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद कैसे चेंज हो जाता है, हो सकता है बॉडी रुक जाए, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो जाए, तो जितना मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा उतना ही मुझे फोर्स ऑब्जर्व होगा। So according to the second law of Newton says that the rate of change of linear momentum of a particular object is directly proportional to the force applied. So अब अपन थर्ड लॉ लिखेंगे, ध्यान से सेकंड लॉ लिखेंगे, ध्यान से देखिए what is happening. सेकंड लॉ देखेंगे, ध्यान से देखो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं लीनियर मोमेंटम, कुछ दिनों बाद अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम मतलब बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। याद करो हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा था, और तब अपन ने बात की थी सर्कुलर मोशन की। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force applied. So the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied on an object. न्यूटन कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अपन बोलेंगे कि लगाया गया है, तो वो फोर्स निकालेंगे कैसे, वो फोर्स निकालेंगे हम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम करके। आइए देखिए कैसे। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम divided by time. Now see what is happening. Initially the particle was moving with u velocity. मान लेते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, एक पर्टिकुलर पार्टिकल था, वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एंड मान लो कि उस पर कोई फोर्स लगाया गया, मैंने इस पे पीछे से एक f फोर्स को अप्लाई किया, कुछ देर बाद देखा इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, v हो गई। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम अगर देखूं तो इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम देखूं तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। So now let us calculate the value of force. Force will be equal to final momentum minus initial momentum divided by time. It will be equal to mass into final velocity minus mass into initial velocity divided by time. मास को ले लेंगे कॉमन, ये बनेगा v minus u upon t, and this is acceleration. So force is equal to mass into acceleration. So basically force depends on what? Force depends on change in momentum with respect to time. बेटा चेंज मोमेंटम में कितना आया उस पर फोर्स डिपेंड करता है। फोर्स कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे तो मोमेंटम डिपेंड करता है। मोमेंटम के बारे में पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ मोमेंटम फोर्स, मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करेगा, मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। बट अगर कोई अपन से फोर्स के बारे में पूछे तो वी विल ऑलवेज से दैट मोमेंटम फोर्स डिपेंड्स ऑन चेंज इन मोमेंटम। किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फटाफट बताइए क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं है, सब दे जाए।
आइए, ये तो बात करी हमने फोर्स के बारे में बेसिक, और ये फॉर्मूला अपन ने बचपन में पढ़ा है 9th क्लास में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स निकल आएगा। कोई अपन से पूछेगा मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो मास इनटू वेलोसिटी कर रखा है, तो मास होता है किलोग्राम में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम की ऐसा यूनिट आ जाएगी। इसी तरीके से अपन चलते हैं किसपे, फोर्स पे। सो फोर्स की अगर ऐसा यूनिट देखूं अकॉर्डिंग टू दिस, सो दिस बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेकिन इसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस सी वन थिंग आल्सो, एक और चीज देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अभी तो अपन ने बात की अगर सब कुछ कांस्टेंट हो, लेकिन अगर मान लो मेरे पास मोमेंटम जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल है दैट मींस वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो अपन कुछ इस तरीके से मोमेंटम को लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। ये चीज अपन ने मोशन में भी देखी थी, ये चीज अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड में भी देखा था, एक्सेलरेशन में भी देखा था, आज यहाँ पे भी देख रहे हैं। इफ द मोमेंटम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so we can say that the force is equal to limit delta t tending towards 0 delta p by delta t, जिसमें डेल्टा टी इतना छोटा है कि मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, जिसमें डेल्टा टी इतना छोटा है जिसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। सो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, f इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा p बाय डेल्टा टी। इसको अपन नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Force is equal to differentiation of momentum with respect to time. So this is another formula for force जो कि अपन को याद रखना है। फोर्स का नया फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे दूं दैट द मोमेंटम इज वेरिंग लाइक दिस 2t स्क्वायर प्लस 1 एंड कैलकुलेट द फोर्स एट t इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट जैसे करा तो फोर्स जो बना फंक्शन, दैट फोर्स फंक्शन विल बी इक्वल टू 4t प्लस 0 और t की वैल्यू 1 करते ही यहाँ पर मेरे पास 4 न्यूटन आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई अगर मोमेंटम को मैं फंक्शन के फॉर्म में दे दूं तो आप फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आप मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। फोर्स की वैल्यू निकल आएगी टाइम की वैल्यू पुट करते ही। फटाफट बताइए क्या ये चीज भी क्लियर है कि नहीं, यस और नो? फास्ट फास्ट, यस एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब इसी फोर्सेस को अपन वेक्टर फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। इन्हीं फोर्सेस को लेट अस सी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। व्हाट इज हैपनिंग? तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोर्स कैन आल्सो बी रिटन एज एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, एंड एफ वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन एज dp वेक्टर बाय dt। Force vector is also written as fx I cap plus fy j cap plus fz k cap। भाई एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स था, इसका वाई कंपोनेंट क्या था, इसका जेड कंपोनेंट क्या था, उसी से तो अपन वेक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर मेरे पास टोटल फोर्स वेक्टर जो है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्स आई कैप प्लस मास इनटू ए वाई जे कैप प्लस मास इनटू ए जेड के कैप। इसका मतलब फोर्स के एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, फोर्स का वाई में कंपोनेंट एंड फोर्स का जेड में कंपोनेंट क्या है, ये चीज अपन को क्लियर होती है। अपन यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, द एफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स, द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वाई,
and the z component of force is mass into acceleration in z. तो सिंपल सीधी सी बात है, x y और z डायरेक्शंस में क्या क्या कंपोनेंट है फोर्सेस के, वो अपन ने निकाल लिया एक्सेलरेशन x में, y में और z में करके। नाउ दिस कैन आल्सो बी रिटन एज दिस आल्सो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से, दिस कैन बी रिटन एज momentum can be written as mass into velocity vector. Yes or no? Momentum can be written as mass into velocity vector, and यहां से मेरे पास x component एक और निकल के आता है. The x component is mass into dvx by dt. The differentiation of velocity in x direction with respect to time, and y component will be dvy by dt, and z will be dvz by dt. So these are the components of forces in x, y, z directions if the velocity is given to us. अगर change in velocity with respect to time दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको वेक्टर फॉर्म निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दे रखा है तो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में करके फोर्स निकाल सकते हैं। फटाफट बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो फास्ट। रेज हैंड्स। यस यस, फास्ट फास्ट बेटा फास्ट। बेटा नोट्स जो हैं मोशन इन ए प्लेन के, मोशन इन 2 डायमेंशंस के विद इन 2 डेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विद इन 2 डेज आपको नोट्स उसके पूरे मिल जाएंगे एंड इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो अभी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है। चलिए तो अभी अपन ये वाली क्लास में इतना ही करेंगे, अगला पीरियड मेरा ही है जो कि ठीक 11:30 बजे 15 मिनट बाद, तो उसके अंदर अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ के एग्जांपल्स देखेंगे, थर्ड लॉ शुरू करेंगे, और आज अपन को न्यूमेरिकल्स तक पहुंच जाना है। आज थ्योरेटिकल पोर्शन अपन खत्म कर देंगे, न्यूमेरिकल्स तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक छोटी सी बात और है, वी विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट क्लास। तो फटाफट अभी की क्लास को अपन करते खत्म, ठीक मिलेंगे 11:30 बजे। एंड आज से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 11:30 मेरी ही क्लास रहेगी, 12:20 पे नहीं रहेगी, 11:30 पे मैं लूंगा क्लास। चलिए।